नमस्कार। एक ही देश, एक ही संविधान और शादी जैसे सबसे अहम रिश्ते पर दो अलग अलग नियम, यह सुनकर किसी को भी हैरत होगी। जरा सोचिए, अगर कोई हिंदू पुरुष उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली में रहते हुए अपनी पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ले तो वो अपराधी कहलाएगा। उसे जेल हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है और पत्नी अदालत में उसका जीवन मुश्किल बना सकती है। लेकिन यही पुरुष अगर गोवा में रहे तो कुछ परिस्थितियों में कानून उसे दूसरी शादी करने की छूट देता है। यानी वही देश, वही हिंदू धर्म, वही रिश्ता, लेकिन प्रदेश बदलते ही कानून बदल जाता है। यह विरोधाभास केवल विवाह की संस्था पर ही सवाल नहीं उठाता है, बल्कि संविधान और न्याय की आत्मा को भी झकझोर देता है। गोवा का यह नियम अचानक पैदा नहीं हुआ, बहुतों को यह जानकारी भी नहीं होगी। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी है। लगभग 400 साल तक गोवा पुर्तगाल के कब्जे में रहा। पुर्तगाली शासन ने यहां अपनी नागरिक संहिता लागू की थी। उस संहिता को उन्होंने 1880 में संशोधित किया और उसमें हिंदुओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान जोड़ दिए। इन्हीं प्रावधानों में से एक था, यदि विवाह के कई साल बाद भी संतान ना हो तो पति दूसरी शादी कर सकता है। शर्तें भी तय थी। अगर पत्नी की उम्र 25 साल हो गई और तब तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो पति को दूसरी शादी की अनुमति मिल सकती थी। अगर शादी को 10 साल से ज्यादा बीत गए और संतान ना हुई तो भी यह छूट दी गई। लेकिन यह छूट केवल पति के लिए थी, पत्नी के लिए नहीं थी। यानी अगर किसी पुरुष को संतान ना हो रही हो तो वो पत्नी पर आरोप लगा सकता था और दूसरी शादी कर सकता था, मगर पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया और वो संतान ना होने पर दूसरा पति चुन सके। सवाल उठता है, क्या ये न्याय है? यहां पर एक और शर्त रखी गई थी। पति को दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के दूसरी शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति कितनी वास्तविक होगी और कितनी सामाजिक दबाव का नतीजा होगा, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। जरा सोचिए, एक पत्नी जिसे समाज हर हाल में बांझ कहकर ताने मारता है, वो पति की दूसरी शादी के सामने कितनी मजबूरी में झुक जाती होगी। उसकी लिखित सहमति क्या उसकी इच्छा कहलाएगी या मजबूरी का दस्तावेज होगी? दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई दशकों में इस कानून का व्यवहारिक इस्तेमाल लगभग नहीं हुआ है। गोवा में हर शादी का पंजीकरण अनिवार्य है और वहां के रजिस्ट्रारों के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस प्रावधान के तहत विवाह का कोई ताजा उदाहरण सामने नहीं आया। लेकिन कानून की किताबों में ये आज भी मौजूद है और यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरे भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है, जिसमें दूसरी शादी को अपराध माना गया है, तो गोवा कैसे अपवाद बन गया? जवाब फिर इतिहास में है। 1961 में जब गोवा भारत का हिस्सा बना तो यहां की पुर्तगाली नागरिक संहिता को जस का तस बरकरार रखा गया। स्वतंत्र भारत ने उसे हटाने या पूरी तरह बदलने की बजाय वही जारी रखा। इसीलिए गोवा आज भी पूरे भारत से अलग खड़ा है। सवाल यह भी है, क्या विवाह केवल संतान पैदा करने का साधन है? क्या विवाह का आधार पति पत्नी का साथ समानता और भावनात्मक रिश्ता नहीं होना चाहिए? और अगर किसी कारणवश संतान ना हो तो क्या ये विवाह को तोड़ने या उसमें नई पत्नी लाने का कारण बन सकता है? चिकित्सा विज्ञान कहता है कि संतान ना होने का कारण केवल महिला नहीं होती, पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे में यह कानून सीधा सीधा पुरुष को विशेषाधिकार देता है और महिला को दोषी ठहराता है। यह स्थिति संविधान के समानता के सिद्धांत से कितनी मेल खाती है, यह भी बड़ा सवाल है। राजनीति की दुनिया में भी यह मुद्दा बार बार उठता है। कई नेता आरोप लगाते हैं कि सत्ताधारी दल पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बात करता है,
लेकिन गोवा के इस प्राविधान को कभी सवालों के घेरे में नहीं लाता है। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में यही कहा था कि भाजपा गोवा को इससे दूर रखती है क्योंकि वहां हिंदू पुरुषों को दूसरी शादी का अधिकार है। और लेकिन इस बहस में एक और पहलू है। गोवा का सिविल कोड केवल यह प्राविधान ही नहीं देता बल्कि कई आधुनिक और प्रगतिशील बातें भी उसमें शामिल हैं। जैसे हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, पति पत्नी दोनों को संपत्ति में बराबर का हक है और तलाक की प्रक्रिया भी व्यवस्थित है। इसलिए गोवा को अक्सर समान नागरिक संहिता का मॉडल भी कहा जाता है। मगर सवाल यही है, अगर उसमें ऐसा भेदभावपूर्ण प्राविधान मौजूद है तो क्या उसे आदर्श कहा जा सकता है? सोचिए, अगर कोई पुरुष लखनऊ में रहे तो वो दूसरी शादी करने पर अपराधी होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति गोवा में रहे तो वही काम कानूनी मान्यता पा सकता है। एक देश में दो अलग अलग मानक, ये बात केवल विवाह की नहीं बल्कि पूरे संविधान की आत्मा पर सवाल खड़ा करती है। और सबसे अहम सवाल यह है, क्या पहली पत्नी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? क्या उसकी सहमति सचमुच उसकी इच्छा होती है या सामाजिक दबाव का बोझ है? क्या यह व्यवस्था उसे बराबरी देती है या केवल पति की चाहत को पूरा करने का औजार बना देती है? आज जब देश भर में समान नागरिक संहिता की बहस चल रही है, तब यह जरूरी है कि हम गोवा की इस व्यवस्था को केवल आदर्श के रूप में न देखें बल्कि आलोचनात्मक नजर से देखें। और यह सच है कि गोवा का कानून भारत में सबसे व्यवस्थित है, लेकिन यह भी सच है कि उसमें कई प्राविधान पुराने जमाने की सोच को ढो रहे हैं। विवाह को अगर केवल संतानोत्पत्ति तक सीमित कर दिया जाए तो यह इंसाफ नहीं है। विवाह का आधार साथ भरोसा और समान अधिकार है, और अगर संतान ना हो तो पत्नी मिलकर उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा है, गोद लेने का विकल्प है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का मूल्य केवल बच्चे से नहीं मापा जा सकता। और इसलिए असली सवाल यही है, क्या हमें आज भी 140 साल पुराने पुर्तगाली कानून की छाया में जीना चाहिए या हमें अपने संविधान की रोशनी में नया रास्ता तलाशना चाहिए? गोवा का यह उदाहरण हमें चेतावनी देता है कि एक समान कानून अपने आप में न्याय की गारंटी नहीं होता। जब तक कानून स्त्री और पुरुष को सचमुच बराबर का दर्जा ना दे और जब तक वो व्यक्ति अधिकारों का सम्मान न करे, तब तक वो केवल कागजी नियम भर है। और यही बात पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बहस पर भी लागू होती है। सवाल ये नहीं है कि कानून सब जगह एक जैसा हो, सवाल ये है कि कानून सबके लिए न्यायपूर्ण हो। गोवा के इस कानून को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।